दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज के एक और एग्जाम्पल के बारे में, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 1.3। अब देखने में बहुत बड़ा लगता है, यानी कि इसकी लैंग्वेज भी मुश्किल लगती है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल को कर लेते हो तो फ़ायदा ये होता है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं, उनके बीच में एक रिलेशन समझ पाओगे और आप ये देख पाओगे कि आपके आसपास कौन से फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और क्यों है। जैसे ही आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो उनके बीच में जब कूलम्ब फोर्स लगता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर का लॉ है, यानी कि अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होता जाएगा। यही सेम चीज ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर भी होती है, यानी कि अगर आप 2 पॉइंट मासेस लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Gm1m2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, वहां पे भी अगर आप पॉइंट मासेस की दूरी यानी कि डिस्टेंस बढ़ाओगे एक दूसरे से तो वहां पे भी फोर्स कम होता जाएगा। तो दोनों के अंदर इनवर्स स्क्वायर का लॉ आता है। अब ए पॉइंट में ये कह रहा है कि आप दोनों फोर्सेस यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी स्ट्रेंथ चेक करो। कब चेक करो? देखिए, फर्स्ट पॉइंट में ये कहता है कि अगर आपके सामने एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो तो ऑब्वियस सी बात है, एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज है, और जो प्रोटॉन है उसका मास ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। चार्जेस बराबर होते हैं लेकिन मासेस अलग अलग होते हैं। तो कह ये रहा है कि इन दोनों के बीच में एक तो कूलम्ब फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और एक लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप दोनों की स्ट्रेंथ चेक करो कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। तो देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है कि नीचे एक प्रोटॉन है और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है। नीचे की तरफ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है तो ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली खींच भी रहे हैं। तो अगर आप सबसे पहले बात करोगे इलेक्ट्रिकल फोर्स की, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा इस केस में? Fe इज इक्वल्स टू में -1/4πε0 E स्क्वायर अपॉन में R। कैसे बन गया ये? वो ये ऐसे बन गया कि एक तो E प्लस में है यानी कि प्रोटॉन है, एक E माइनस में है यानी कि इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि हमें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक ही होता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट E स्क्वायर लिख दिया है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में है इसलिए आगे मैंने माइनस लगा दिया है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? Fg इज इक्वल्स टू में -G MP अपॉन R स्क्वायर। MP क्या है? मास ऑफ द प्रोटॉन। Me क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। माइनस का निशान इसलिए लगाया गया है क्योंकि नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए माइनस का निशान मैंने लगाया है। नीचे R स्क्वायर आ गया है। दोनों का हम लोगों को रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी कि Fe अपॉन Fg। लेकिन याद रखिए, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ चेक करिए, तो इसीलिए इस वक्त मैं यहां पे डायरेक्शन को नहीं देखूंगा। ठीक है, डायरेक्शन से फिलहाल मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड निकालना है। यहां पे आप वैल्यू रखोगे -1/4πε0 E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Fg का जो फॉर्मूला है वो उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड के अंदर है, तो यहां पे R स्क्वायर अपॉन -GMPME। कोई दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Fe अपॉन Fg का मैग्नीट्यूड निकलेगा E स्क्वायर अपॉन 4πε0 GMPME। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्योंकि दे रखा है तो यहाँ पे MP यानी कि मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें पहले से दे रखा है, अगर आप नोट कर सके तो। ठीक है, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे। E की वैल्यू क्या है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्ब है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 1/4πε0 है। आपको पता होगा, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है तो हमें पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 होती है। ठीक है, बिना किसी डायमेंशन के। अपॉन में 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। ये किसकी वैल्यू है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आएगा मास ऑफ द प्रोटॉन कितना है? 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27, और इसके बाद आएगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी कि 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg। सही है,
कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। 1.6 का स्क्वायर होगा 2.56 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 को 10 टू द पावर माइनस 38 लिखूंगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9। नीचे अगर आप 6.67, 1.67 और 9.11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 101.47 निकल के आएगा। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे -11 है, -27 है और -31 है, सबको जोड़ोगे तो -69 निकल के आएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर जो पावर्स है उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। -38 है और प्लस का 9 है, क्या बचेगा? -29 बचेगा ऊपर। इधर आप मल्टीप्लाई करोगे किसको? 2.56 को 9 से, तो क्या आएगी वैल्यू? 23.04। आप लोग करके देख सकते हो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 101.47 है ही और 10 टू द पावर माइनस 69 है ही। जब आप इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो ऊपर बचेगी 10 टू द पावर 40, ठीक है। और इसको जब आप डिवाइड करोगे 23.04 को 101.47 से डिवाइड करोगे तो 0.228 निकल के आएगी वैल्यू। तो यानी कि 0.228 मल्टीप्लाई हुआ है 10 टू द पावर 40 निकल के आएगा। इसको मैं 2.28 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 39 लिखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे प्रोटॉन है, ऊपर इलेक्ट्रॉन है। मान के चलेंगे कि ये दोनों बहुत पास हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक तरफ से तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, और वहीं दूसरी तरफ क्या लग रहा है? कुलम्ब फोर्स, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों मिलाकर के जो इनका रेशियो निकला है वो ये निकल के आया है, करेक्ट। तो ये तो आपका पहला पार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर दूसरा जो पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जगह 2 प्रोटॉन रखो, यानी कि यहां नीचे भी प्रोटॉन ऊपर भी प्रोटॉन, और ये मान के चलो कि ये दोनों एक न्यूक्लियस के अंदर है। वहां पर भी हमने यही मान के चला था कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत पास है, न्यूक्लियस जितनी दूरी है। यहां पे भी न्यूक्लियस जितनी दूरी मान के चलते हैं हम लोग एक बार के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा केस डिफरेंट है। केस ऐसे डिफरेंट है कि ये जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है यहां पे ये रिपल्सिव फोर्स दिखाएंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो है एक तरफ से जो कूलम्ब फोर्स है इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, दूसरी तरफ से जो ग्रेविटी है इसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो कौन सा ज़्यादा पावरफुल होगा? ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा होगा। वो कैसे होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोबारा रेशियो निकालेंगे। अब देखिए दोबारा आप रेशियो निकालोगे तो FE/FG तो यही निकल के आएगा, E² 4πε0 वाली वैल्यू। सोच के देखिए दोनों प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है या कूलम्ब फोर्स है उसकी वैल्यू क्या निकलेगी? FE की वैल्यू 1/4πε0 E²/r²। प्लस ही आएगा, माइनस तो आएगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों। वहीं दूसरी तरफ जो G है वहां पे भी प्लस आएगा, MP/r²। हाँ आप ये कह सकते हो कि जो FG है इसके अंदर तो माइनस लगना चाहिए, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि मुझे डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं FE और FG का, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस हटा दिया है। तो यही वैल्यू निकल के आएगी। बस यहाँ पे फर्क ये है कि पिछली बार यहाँ पे ME था, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इस बार 2 प्रोटॉन का मास लगेगा यानी कि MP लगेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार भी हम लोग सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी वैल्यूज पुट की हैं, 1.6 वाली भी है, लेकिन आप यहां पे देख सकते हो कि 2 बार इस वैल्यू को लिखा है 1.67 वाली को, क्योंकि 2 बार है मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 36। अब जरा ध्यान दीजिए कि पिछली बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे तो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे, यानी कि ग्रेविटेशन भी नीचे ही लग रहा था और ये जो फोर्स है अट्रैक्शन का वो भी उसी की तरफ लग रहा था, इसी डायरेक्शन में। लेकिन इस केस में जो ग्रेविटी है वो तो नीचे की तरफ है ही, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन से है, वो भी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां पे फिर भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ही ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप जिस वर्ल्ड में रह रहे हो वहां पे ग्रेविटी से ज्यादा पावरफुल फोर्स कौन सा है, तो आप तुरंत कह दोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलम्ब फोर्स जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कभी अपने घर में आपने कभी कोई जैसे कोई रॉड है या फिर कोई कंगा है, कोई कॉम्ब है, उसको बालों में रगड़ा हो और आपने पेपर उठाने की कोशिश की हो, तो आपने देखा होगा कि जो पेपर है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वो ऊपर खिंच जाता है, जबकि ग्रेविटी तो उस पर भी लग रही है। तो ग्रेविटी के बावजूद वो ऊपर आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, कूलम्ब फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपको कोई बोले कि कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांगर है तो आप कहेंगे कूलम्ब फोर्स ज्यादा स्ट्रांगर है बजाय के
आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इस एग्जांपल के ए पार्ट में हमें दोनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं इसके बी पार्ट के बारे में। देखिए इसके बी पार्ट में हमसे ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन सामने था तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑब्वियस सी बात है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर कम मास है, तो हमें ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, और दूसरी तरफ प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और हमें यह बात भी पता है कि 1837 गुना 1837 टाइम्स मैसिव होता है जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। तो वो किस एक्सेलरेशन से रिपेल होगा, किस एक्सेलरेशन से दूर जाएगा? तो सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लो कि दोनों केसेस के अंदर कौन सा फोर्स इनको एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कूलम्ब फोर्स। इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट होकर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आ रहा है। और जो प्रोटॉन है वो भी रिपेल होगा तो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और हमें पता है कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा उतना ही प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में होगा। तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। F इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 E²/r², हमें पता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज तो आपके पास हैं, लेकिन r² की वैल्यू की जरूरत आपको पड़ेगी, इसीलिए इसने स्पेसिफिकली बोला है कि r की वैल्यू है 1 एंगस्टन यानी कि 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और साथ ही प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर दे रखी है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आप लोग रख दीजिए, यानी कि 1/4πε0 की वैल्यू मैंने रखी है, देखिए 9 × 10⁻9, और इसके अलावा सारी वैल्यूज रख दी है। जब मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू 2.30 × 10⁻8 न्यूटन निकल के आएगी। तो इस फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा और वहीं दूसरा प्रोटॉन प्रोटॉन की तरफ से रिपेल होगा इस फोर्स के साथ। अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है कि किस रूप से एक्सेलरेट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितना एक्सेलरेशन करके आ रहा है, और प्रोटॉन जा रहा है तो कितना एक्सेलरेशन करके जा रहा है। तो देखिए हमें पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F = ma, और एक्सेलरेशन निकालना होता है तो F/m कर देते हैं हम लोग। अब पहले हमें इलेक्ट्रॉन का निकालना है कि इलेक्ट्रॉन किस एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है पास में। तो A = में F की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 2.30 × 10⁻8 न्यूटन, अपॉन में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रख देंगे 9.11 × 10⁻31 kg। सॉल्व वैल्यू करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 2.51 × 10⁻22 न्यूटन अपॉन kg। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस एक्सेलरेशन के साथ ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब वही एक्सेलरेशन आपको प्रोटॉन के लिए निकालना है। दूसरे केस में प्रोटॉन जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना, तो एक प्रोटॉन से दूसरा प्रोटॉन दूर जा रहा है, तो A = में फोर्स की वैल्यू तो वही रहेगी 2.30 × 10⁻8 न्यूटन, अपॉन में मास ऑफ द प्रोटॉन रख देंगे 1.67 × 10⁻27 kg। जब आप सॉल्व करोगे वैल्यू तो 1.37 × 10⁻19 न्यूटन पर kg निकलेगा, यानी कि इस एक्सेलरेशन के साथ प्रोटॉन दूर जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्पीड से यानी कि ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है प्रोटॉन के मुकाबले। आप देख सकते हैं इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है। क्यों ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन? क्योंकि उसका मास कम है, प्रोटॉन के हिसाब से कम है। प्रोटॉन भारी है तो वो धीरे एक्सेलरेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। मैंने अभी भी बताया 1837 गुना ज्यादा भारी है, मैसिव है, इसीलिए प्रोटॉन थोड़ा धीरे एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। तो ये वो एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता भी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। जब आप बात कर रहे हो सिंपल मोशन की तो हमको पता है कि जो मास जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होने वाला है। जब आप बात करते हो कूलम्ब फोर्स की तो कितना भी मास हो, दोनों का चार्ज बराबर है, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल पूरा हो जाता है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होता है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो आपके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। अब आपने यूज करना सीखा ना कि कैसे करते हैं। फॉर्मूला तो हम लोग रट लेंगे, लेकिन फॉर्मूले का यूज हमें न्यूमेरिकल करना सिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा हो, और मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।